साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो डिस्कस करेंगे आज से हम वन दरोगा के लिए लेक्चर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा मैं, क्लास 10th की केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे, हाई लेवल तक पहुंचेंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसको मैंने आज लिया है। उसके लेक्चर, इस चैप्टर को मैं 2 या 3 पार्ट में पूरा करूंगा। 2 या 3 पार्ट में लेक्चर पूरा होगा और 1 या 2 लेक्चर इस चैप्टर के एनसीईआरटी 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं केमिकल रिएक्शन और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर नहीं एक टॉपिक कहना चाहिए इसको, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसमें मैं सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी के बाहर भी एमसीक्यू, बेहतरीन क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। 2 स्टार्टिंग के 2 लेक्चर यहाँ पे थ्योरी बेस्ड होंगे, आपको सीखना है, और बाकी जो 1-2 लेक्चर नेक्स्ट मैं बनाऊंगा उनमें हम इन थ्योरी लेक्चर को यूज़ करके क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर वन दरोगा वालों को आप भूल गए। इसमें से एक नाम मुझे याद है, मोहित थपलियाल हैं वो, उन्होंने शायद कल या आज मैसेज किया था सर आप हमें भूल गए। तो भूला नहीं हूँ, थोड़ा सा व्यस्त था, कुछ काम था, तो एक ही लेक्चर बन पा रहा था दिन में, लेकिन अब कोशिश करूंगा एक लेक्चर पर डे फॉरेस्टर के लिए और एक जो है पशुधन वालों के लिए आए। तो फॉरेस्टर के लिए आज से मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपकी बहुत ही स्ट्रांग बना दूंगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन 11th और 12th के लेवल का हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और 10th आज का बेसिक बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा। हो सकता है ये बात आपको पहले से पता हो, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखिए। और इनका PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला हमारे पास यहाँ में हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। हमारे आसपास हजारों ऐसे फिनोमिना होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस होती हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए हम खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम खाना खाते हैं और खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जब वो पेड़ पे होते हैं और कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही पक जाते हैं, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में केमिकल रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी हमें मिलती है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। पेट्रोल हम जलाते हैं, कोयला हम जलाते हैं, वो सब एक केमिकल रिएक्शन है। LPG गैस सिलेंडर हम जलाते हैं, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब सवाल उठता है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। दोस्तों केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 पदार्थ या 2 एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया पदार्थ या एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और उस प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टेंट में चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया जिसमें रिएक्टिंग यानी अभिकारक मॉलिक्यूल्स से अभिक्रिया करने के पश्चात एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक उत्पाद बनता है, तथा जो उत्पाद बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टिव मॉलिक्यूल से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती हैं, तथा प्रोडक्ट को फिर से हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में नहीं बदल सकते। ऐसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे दूध का दही में बदलना भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल सोचो, मान लो हमारे पास मिल्क है, इस कंटेनर में हमने क्या रखा है, मिल्क रखा हुआ है, और इसको मैंने जो है इसको दही में बदलना है। तो सबको ही पता है दूध को दही में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा या तो पहले से दही डालते हैं या फिर कुछ नींबू ऊपर से डाल देते हैं। हम क्या देखते हैं कि वो जो दूध होता है कुछ टाइम बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, दही में चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये मिल्क दही में चेंज हो गया, तो यहाँ पे ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं या अभिकारक हैं, इनसे क्या बना है, दही बनी है। अब ये जो दही है ये प्रोडक्ट का काम करेगी यहाँ पे। अब ये केमिकल रिएक्शन है। अब हम इस दही को फिर से दूध में नहीं बदल सकते, मतलब हम प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में नहीं बदल सकते, चाहे हम भगवान शिव जी के पास भी चले जाएं। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। हमारे आसपास हजारों केमिकल रिएक्शन अपने आप ही होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया भी, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, यहाँ तक कि पटाखे जब हम जलाते हैं
ठीक है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना। ज्वेलरी का ब्लैक, महिलाएं जो ज्वेलरी पहनती हैं उन ज्वेलरीज का ब्लैक पड़ जाना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, दूध का दही में बनना। और वाटर का फॉर्मेशन, जैसे कि वाटर H2 प्लस O2 क्या बनाते हैं, H2O। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, उस पर ध्यान मत देना, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, पेपर का जलना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और उस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं और केमिकल रिएक्शन को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करने को ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है। इसमें लेफ्ट साइड, एरो से लेफ्ट साइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, तो सबको ही पता है। और राइट साइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब कैसे पता चलता है, देखिए कैसे पता चलता है कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पता करने के क्लास 10th के हिसाब से मैं अगर आपको बोलूं तो 4-5 कुछ इंडिकेशंस हैं। अगर वो किसी रिएक्शन में हो रही हैं तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, क्या चेंज इन स्टेट एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब अगर कहीं पे किसी की स्टेट में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जो आइस है, मान मेरे पास एक आइस है और आइस को मैंने पिघला के उसका वाटर बना लिया, तो आइस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे भी तो स्टेट में चेंज हो रहा है, तो क्या ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। स्टेट में चेंज तो हो रहा है, लेकिन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होती है कि जो प्रोडक्ट बनता है, अभी यहाँ प्रोडक्ट जो बन रहा है वो फिर से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में ना बदल पाए, तभी उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अगर फिर से हम उस प्रोडक्ट से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्राप्त कर लें तो वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। जैसे कि बर्फ़ का, यानी सॉलिड का लिक्विड में बदलना। जैसे बर्फ़ जो है जब वाटर में बदलती है तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हम फिर से लिक्विड को बर्फ़ में बदल सकते हैं। यहाँ पे स्टेट तो चेंज हो रही है, लेकिन केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, तो इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें, चेंज इन स्टेट एक एग्जाम्पल है किसका, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल रिएक्शन की। चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। ठीक है, चेंज इन स्टेट का मतलब यहाँ पे इससे है, देखें यहाँ पे हमारे पास मिल्क है, मिल्क कुछ टाइम बाद किस में बदलता है, दही में बदलता है। तो दही कैसी होती है, सॉलिड होती है। मिल्क कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है। ठीक है, क्या हम फिर से सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, क्या हम फिर से जो है इस दही को दूध में बदल सकते हैं, कभी नहीं बदल सकते। दही को फिर से दूध में बदलना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए दूध का दही में बदलना एक केमिकल रिएक्शन है। जबकि सॉलिड यानी आइस का लिक्विड में, वाटर में, और वाटर का आइस में बदलना एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। वहाँ पे स्टेट में चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है कि चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाता है तब भी केमिकल रिएक्शन होती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है तब भी वो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, एक आयरन की रॉड है, मैं उसको गर्म करूं, गर्म करने के बाद वो उसका अभी स्टार्टिंग में तो ठंडा था, गर्म करने के बाद उसका टेम्परेचर चेंज होगा, वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ये केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं है। वो हम उसको गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने के बाद फिर से वो ठंडा हो जाए, तो वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है जैसे कि हम फ्यूल को जब जलाते हैं तो फ्यूल को जलाने के बाद एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, उस हीट को जैसे एग्जांपल देखिए, कोई हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, मीथेन प्लस O2, ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी। तो इस हीट से फिर से हम मीथेन नहीं बना सकते। तो ये मीथेन का बर्निंग ऑफ कोल या फिर मीथेन का जलना, ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो हीट निकल रही है, इस हीट से फिर से हम ये CH4 नहीं प्राप्त कर सकते। इससे ऐसी तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, अगर किसी रिएक्शन में गैस निकल रही है तो वो एक क्या है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सबको पता है कि क्या होता है जब कोई एसिड, एग्जाम्पल के लीजिए HCl ले लीजिए, कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, कोई मेटल ले लीजिए, सोडियम मेटल ले लीजिए, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, NaCl और प्लस कौन सी गैस निकली यहाँ पे, H2 गैस निकलेगी। तो ये एक केमिकल रिएक्शन, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का बनना क्या है, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं आगे ये, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। पीपीटी को हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप बनना, ठीक है। क्या होता है पीपीटी, देखिए किसी केमिकल रिएक्शन में एक सेमी सॉलिड पदार्थ, ना तो सॉलिड हो ना हो लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, जैसे कि दही या दूध जब फटता है तो दूध फटने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो पीपीटी का एग्जाम्पल है, हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम, दूध का फटना एक पीपीटी का एग्जाम्पल है। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन को, जैसे कि अब देखिए अगर मुझे ये इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, कार्बन प्लस O2 क्या बनाता है, CO2। अगर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अगर केमिकल इक्वेशन ना होती तो हमें पूरा लिखना पड़ता कि जब व्हेन कार्बन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स CO2। तो इतना बड़ा ना लिख के हम एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और एलिमेंट्स को, तत्वों को उनकी सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको सिंबल्स के फॉर्म में, संकेतों के फॉर्म में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन, एक अच्छी केमिकल रिएक्शन वही होती है जो बैलेंस होती है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस बोले तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड बराबर होनी चाहिए। जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैग्नीशियम के होंगे उतने ही यहाँ भी होने चाहिए, जबकि ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए गलत बैलेंस है, यहाँ पे 2 लगाना चाहिए था, तब बैलेंस होती है। जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 हैं, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। तो रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट के साथ होनी चाहिए। स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे मैग्नीशियम है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, तो वो भी इंडिकेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम एसिड, मैग्नीशियम सॉलिड ऑक्सीजन गैसियस के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जो कि हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट अवस्था के साथ होनी चाहिए। रिएक्शन की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इक्वेशन वो केमिकल रिएक्शन कैरी करनी चाहिए, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जिसे हम, केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें हम आसान भाषा में कमियां बोलते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, देखिए एक कमी ये है कि केमिकल इक्वेशन से रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं बता सकते। रेट मतलब उसकी स्पीड के बारे में नहीं बता सकते, और केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन से हम ये नहीं बता सकते कि उस केमिकल रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम सबको पता है कि जब H2 प्लस O2 रिएक्ट करता है क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है, 2H2O बनाता है। बैलेंस कर लिया मैंने। अब H2O तो बन गया, लेकिन इस रिएक्शन से हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितने टाइम में ये H2O बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे H2O दोनों H2 और O2 को मिलाया, अब बनेगा H2O, सबको पता है, लेकिन कितने टाइम में बनेगा, किस स्पीड से बनेगा, ये नहीं बता सकते केमिकल इक्वेशन से। ये इसकी कुछ कमियां हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। उन सिंबल्स का बहुत बड़ा मीनिंग होता है उनका, अगर आपको मतलब नहीं है पता तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। कुछ सिंबल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जैसे कि केमिस्ट्री में अगर कहीं पे ये सिंबल है, ऊपर की तरफ एरो है, ये वाला, ये अगर एरो है तो इसका मतलब होता है कि गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए कहीं पे अगर ऐसा रिएक्शन हो रही है, जैसे भी मैंने बताया था कि जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम या किसी मेटल के साथ, तो क्या बनाता है, NaCl
और प्लस क्या निकलेगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, क्या निकलेगा प्लस, क्या निकलेगा H2 निकलेगा, ये निकलेगा। अब इसके साथ अगर ऐसा लगा हुआ है तो जिस भी एलिमेंट के साथ ये ऊपर की तरफ होगा मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो गैसियस प्रोडक्ट, वो वहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रही है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में H2 गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब होता है गैस का निकलना। उसके लिए क्या सिंबल होता है, ये ऊपर का डंडा होता है, एरो ऊपर की तरफ होता है, गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है। वैसे अगर नीचे की तरफ हो, क्या हो, अगर नीचे की तरफ हो तो अगर नीचे की तरफ हो एरो तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। जिस पे नीचे लगा हुआ है एरो वहाँ पे पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसा हो जाता है 1 मिनट के लिए, ठीक है। वैसे ये पीपीटी ये प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब एक एसिड एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो सबको पता है क्या बनाता है, एसिड और सॉल्ट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एसिड और सॉल्ट आपस में रिएक्शन करके ठीक है। तो ये एक ऐसा हो गया। अब ये सिंबल अगर है कहीं पे, ये वाला सिंबल, ये वाला, ये सिंबल होता है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था का, ठीक है। केमिस्ट्री में 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मतलब रुका हुआ इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक इक्विलिब्रियम। तो ये आप केमिस्ट्री में कभी अगर आप मुलाकात है तो कभी आओ जरा सीखने, तब चर्चा करेंगे इसमें। अगर आप इसके इक्विलिब्रियम के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मैंने 11th वाले केमिस्ट्री वालों के लिए इस पर लेक्चर बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डायनेमिक और केमिकल इक्विलिब्रियम को समझाया हुआ है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन आपस में बैलेंस कंडीशन में रहती है उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यानी कि जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, तो उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। यानी जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतने ही प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट भी बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपने 12th में एक फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी, हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना, ये वाली रिएक्शन पढ़ी होगी आपने। N2 प्लस क्या बनता है H2, क्या और क्या बनाता है 2NH3, क्या बनाता है 2NH3। तो रिएक्शन ये सिंबल इसमें ऐसा होना चाहिए, एक एरो इस तरफ और एक एरो इस तरफ। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये है कि N2 और H2 ये हो गया बैलेंस, N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे और फिर से अमोनिया रिएक्ट करके क्या किस में डिसोसिएट हो जाएगा, H2 और N2 में। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों साइड जो कंसंट्रेशन है वो क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इसके ऊपर कुछ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अगर ये सिंबल है कहीं पे, यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल का सिंबल है, तो ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, कोई चीज़ गर्म हो रही है। जनरली ये हीट का सिंबल होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होती है या नहीं कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती हैं, जिनको एंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी वो रिएक्शन, वो अभिक्रियाएं जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो ये देखिए ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है, यानी कि इसे कैल्शियम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर ये जो ट्राइंगल का सिंबल है हीट का सिंबल है, और ये रिएक्शन तभी स्टार्ट होगी जब हम इसको गर्म करेंगे। तो जिन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, अब हीट किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या फिर खुद पूरा का पूरा हीट ही देके, तो उस प्रोसेस को, उन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आगे चर्चा करेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। एक होता है अगर प्रोडक्ट में कहीं पे प्लस साइन लगा हुआ है, देखिए अगर किसी प्रोडक्ट में प्लस साइन लगा हुआ है तो मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एग्जांपल ये रिएक्शन है जब अभी हमने पढ़ा था ऊपर CaCO3, इसमें हीट चाहिए, और मान लो ये CaO प्लस CO2 में टूट गया, और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लस 1.2 किलो जूल, ऐसा लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे क्या 1.2 किलो जूल। अगर प्लस एनर्जी प्लस में है तो प्लस का मतलब होता है कि इस रिएक्शन को देने के लिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी देते हैं उसको हम, इसमें एनर्जी ऐड करनी पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पे
पे प्लस है, एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। इसमें पहले से इतनी एनर्जी थी, इसको हमने और इतनी एनर्जी दी, तो इस रिएक्शन की एनर्जी बढ़ी है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक है, क्योंकि हमने एनर्जी बाहर से दी है। तो प्लस का साइन अगर प्रोडक्ट में है तो मतलब ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। या फिर ये रिएक्शन कुछ ऐसे भी हो सकती है, देखो ऐसे भी हो सकती है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट लिखा होता और प्लस 1.2 किलो जूल लिखा होता और इस तरह से लिखा होता पर तब CO निकला होता, तो ये भी अगर एनर्जी इस एरो से इस तरफ है, किस तरफ, लेफ्ट साइड है, तब भी आपको समझना होगा ये भी एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी का ही एग्जांपल होता है। तो ऊष्माशोषी दो तरह से हो सकती है, या तो एनर्जी पॉजिटिव प्लस साइन के साथ प्रोडक्ट में होगा, या तो एनर्जी प्लस साइन के साथ रिएक्टेंट की तरफ होगा, तब भी आपको समझना होगा। और अगर माइनस हो, क्या हो, अगर माइनस हो, तो अगर नेगेटिव साइन हो प्रोडक्ट में तो एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी निकली है। एग्जांपल देखो, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है बर्निंग, किसी भी चीज़ को बर्न करना, बर्निंग ऑफ कोल इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिर्फ कोल ही नहीं, कोई भी फ्यूल अगर बर्न होता है तो हमेशा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो। क्षेपी मतलब एनर्जी निकलना। एग्जाम्पल देखो, जैसे कार्बन होता है, ये कार्बन है, ठीक है, कोयला जब हम जलाते हैं तो कोई भी चीज़ जब जलाई जाती है तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाई जाती है, तो ये कार्बन है, कोयला है, इससे क्या बना, CO2 और प्लस क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मान लो इस रिएक्शन के दौरान निकली कितनी हीट, तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है कि माइनस जो है 1.2 किलो जूल, अगर माइनस लिखा है तो माइनस का मतलब होता है कि इस सिस्टम की एनर्जी कम हुई है। देखो ये हीट कहाँ से निकली होगी, ये जो हीट निकली है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं जब हीट निकलती है, तो ये जो हीट निकली है 1.2 किलो जूल, ये इसमें रही होगी पहले से, इन रिएक्टेंट में रही होगी, जब ये रिएक्शन हुई तब जाके हीट निकली, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, क्योंकि इन रिएक्टेंट की हीट धीरे धीरे कम हो रही है तब ये हीट बन रही है। तो हीट कम होना, तो कम होने के लिए क्या साइन आता है, नेगेटिव, इसीलिए हमेशा नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, तो ये याद रखना है। और सॉलिड, S का मतलब सॉलिड से होता है, तो बच्चे को पता होता है, ठीक है। L का मतलब लिक्विड और G का मतलब गैस, और अगर एरो के ऊपर कैटलिस्ट लगा है CAT, तो मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट का यूज़ होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा कल, जब मैं आपको एक 11 का टॉपिक है वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को हम यहाँ पे सीखेंगे कल। बाकी जो बेसिक रिएक्शन है वो भी सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, इनको मैं बाकी कल जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है कल मैं आपको 11th और 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से सिखाऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।